नमस्कार विद्यार्थियों। साहित्य, सिनेमा और संस्कृति को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नई एक पहल हुई है और विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ्यक्रम बनाया गया है। मैं इस नए पाठ्यक्रम की एक भूमिका आपको देना चाहती हूँ। क्यों ज़रूरी है साहित्य, कितना ज़रूरी है संस्कृति का ज्ञान और सिनेमा अपनी जन लोकप्रिय विधा के रूप में जो वैश्विक पूरी दुनिया में साहित्य पर आधारित सिनेमा हमारी संस्कृति को और हमारे साहित्य को किस तरह से जन जन के बीच पहुंचा रहा है, इस पर भी बात करूंगी। निश्चित तौर पर यह पाठ्यक्रम नया है और इस पर अभी शोध सामग्री मिल नहीं रही, पर मैं लगातार इस श्रृंखला से जुड़ी रहूंगी और इस व्याख्यान के माध्यम से कई श्रृंखलाओं में इसके हर अध्याय पर बात करूंगी और मैं ये निश्चित तौर पर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि संचार माध्यमों की कितनी भूमिका है इसमें और हम अपने साहित्य से जुड़ पाएँ, अपनी संस्कृति से जुड़ पाएँ और साहित्य पर आधारित सिनेमा जो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही मनोरंजक विधा और मनोरंजक पाठ्यक्रम लग रहा है, उसके गहन ज्ञान तक, उसकी गंभीर ज्ञान तक आपको पहुंचा पाऊँ। विद्यार्थियों, संचार माध्यमों का इस्तेमाल अपने अतीत और अपनी संस्कृति और अपने साहित्य और सिनेमा को समझाने की मुहिम के रूप में हुई है और यही सिलेबस की ज़रूरत भी है। आप जानते हैं कि पहले दूरदर्शन ने ये कोशिश की और वही कोशिश लगातार आज OTT माध्यमों से आप देख रहे हैं लगातार चल रही है। संचार माध्यमों ने साहित्य, संस्कृति और सिनेमा को न केवल घर घर तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, बल्कि आप देखें कि जनता के भीतर साहित्य के प्रति रुचि और संस्कृति के प्रति सेंसिटाइज करने का, संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाने का काम भी ये सिनेमा कर रहे हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा अतीत से जोड़ते हुए अगर बात करूं तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ऐसी कई चीज़ें तय हो गईं, जैसे विदेशी शासकों का राजकाज और उनके राजकाज में साहित्य, कला व संस्कृति का केवल विकास नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत बड़ी संस्थाएं ऐसी बनी, जनता ने भागीदारी निभानी शुरू की, समाज धीरे धीरे संस्कृति को लेकर, साहित्य को लेकर प्रबुद्ध हुआ और अपने सिनेमा से, चाहे वो समानांतर सिनेमा था, पैरेलल सिनेमा जिसे आप कहते हैं, और चाहे कमर्शियल सिनेमा था, इसके साथ धीरे धीरे जुड़ा और जागरूक हुआ। तो मैं कह रही हूँ कि टीवी चैनल्स और मास मीडिया पर ही हमें केवल निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि पब्लिक इनिशिएटिव का भी बहुत कुछ साहित्य, संस्कृति और सिनेमा को जन जन तक पहुंचाने में पब्लिक इनिशिएटिव भी बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लोगों के बीच अपनी भाषा, अपना साहित्य और अपनी संस्कृति और सिनेमा को न केवल लोगों के बीच उसे पहुंचाना है, उन्हें बहुत आत्मीय बनाना है, बल्कि उनके अंदर ये दिलचस्पी बढ़े कि उसे वे आत्मसम्मान से, गौरव से जिएं और उनके भीतर न केवल राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, समाज प्रेम, जन प्रेम की भावना जगे, बल्कि उनके भीतर एक आत्मसम्मान की भावना भी जगे कि हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य किस तरह से एक मजबूत हाथ में है। साहित्य संस्कृति के विकास की जिम्मेदारी हम केवल संस्कृति मंत्रालय की पर न थोप दें, ये हम सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। हम सबको भी जन जन में ये प्रचलित लोकप्रिय सिनेमा जो हमारे साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगातार भूमिका निभा रहा है, तो हम किस तरह से लोगों को सेंसिटाइज करें और उनके भीतर जिसे कहते हैं कि मूल्यों को जगाएं, नैतिक मूल्यों को जगाएं और ऐसे मूल्य इजाफा करें। वैल्यू एडिशन कोर्स है क्योंकि कि इसे इजाफा करें कि लोगों के भीतर के गुणात्मक मूल्य जो हैं, जो ममता, समता, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, परिवार, कुटुंब, प्रेम, परवाह,
इस तरह की चीज़ों को भी हम लगातार जो कुछ साहित्य में रहा है और जो हमारी संस्कृति का ज़रूरी हिस्सा है और जो सिनेमा में लगातार अपनी हस्तक्षेप बनाए हुए है, ऐसे मनोभावों को भी हम जन जन तक। देखिए, पहले मैं दो बातें आपको स्पष्ट कर दूं। सिनेमा और साहित्य का धरातल निश्चित तौर पर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सिनेमा शुद्ध मनोरंजन प्रधान है और दर्शकों के मांग का पूरा ख्याल रखता है। यानी दर्शक को, व्यूअर को जो रुचि है, जो रुझान है, जो उनका मन का रंजन करे, उसका ख्याल रखते हुए निर्देशक और जो निर्माता और निर्देशक हैं वे इसका पूरा ख्याल रखते हैं। तो दर्शक महत्वपूर्ण है, व्यूअर महत्वपूर्ण है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वही परोसेगा जो दर्शकों को पसंद है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये शुद्ध रूप से व्यवसाय है। सिनेमा शुद्ध रूप से व्यवसाय है, जबकि साहित्य आपके भीतर की संवेदना को, आपके भीतर की अनुभूति को न केवल पैदा करने बल्कि उसका इजाफा करने, उसे बढ़ाने के लिए दर्शक, पाठक, श्रोता को केंद्र में नहीं रखता। निश्चित तौर पे वह समाज को केंद्र में रखता है, समाज के यथार्थ को केंद्र में रखता है और वास्तविकता को उठाते हुए सेंसिटाइज करने की कोशिश साहित्य भी करता है। मैं क्या कह रही हूँ कि दो धरातल होने के बावजूद साहित्य और सिनेमा कई बिंदुओं पर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे का संग साथ निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। सिनेमा कल्पना प्रधान है। निश्चित तौर पर भावों की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे दृश्यों का निर्माण किया जाता है जो शब्दों के द्वारा भी संभव ना हो। साहित्य में शब्द चयन हम करते हैं, शब्दों से साहित्य रचा जाता है। साहित्य शब्दों के माध्यम से एक वातावरण तैयार करता है और उसे दृश्य रूप में लाना फिल्मकारों का काम होता है। निर्माता और निर्देशकों के लिए कभी कभी ये चुनौती बन जाती है। तो साहित्यकार शब्दों के जिस वातावरण का निर्माण करता है उसे पाठक समाज तक, श्रोता और दर्शक समाज तक फिल्मकार जब लाता है तो दरअसल एक कल्पना के आधार पर फिल्मकार अपने अनुभव और अपनी कल्पना से साहित्य से ली गई सामग्री को ज्यों का त्यों रूपांतरित नहीं करता, बल्कि अपनी कल्पना के रंग में उतार कर साहित्य को फिल्म के सांचे में पूर्ण रूप से उतार कर और फिर उसमें कल्पना की रंग भरकर इनके दोनों के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। तो फिल्म समीक्षक ये मानते हैं कि साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंध को अगर स्पष्ट करें तो दोनों का संबंध दो पड़ोसियों की तरह होगा। दोनों एक दूसरे के काम तो आते हैं, लेकिन कभी कभी ये सुनिश्चित नहीं हो पाता कि इनमें आपस में प्रेम है भी, कोई लगाव है भी, कोई जुड़ाव है भी या नहीं। इसे समझें। सिनेमा ने अपने आरंभिक चरण में साहित्य से ही प्राण लिया, मतलब आधार भूमि, पृष्ठभूमि, आधार जो है सिनेमा साहित्य से ही लेता रहा। यह उसके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि साहित्य हितेन सहितम साहित्यम, जो सबके हित के लिए बना हो वो साहित्य है। तो वह उसके भविष्य के लिए साहित्य से आधार भूमि लेना सिनेमा के भविष्य के लिए ज़रूरी था। सिनेमा और साहित्य की उम्र में जितना अधिक अंतर है उतना ही अंतर उनकी समझ और सामर्थ्य में भी है। ठीक, साहित्य बहुत पुराना और परिपक्व है। तो उनकी समझ और सामर्थ्य की बात जब मैं कह रही हूँ तो विश्व सिनेमा अभी सिर्फ 117 साल हुआ होगा। साहित्य की उम्र से इसकी तुलना की जाए तो वह अभी बच्चा है, शिशु है। साहित्य के सामने वह अभी उतना प्रौढ़ या परिपक्व नहीं माना जाएगा। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, बाहुबली। इस फिल्म में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया और जो वातावरण निर्मित किया गया, हूबहू साहित्य में उसे उतार पाना बड़े से बड़े लेखकों के लिए चुनौती है। तो मैंने कहा कि तकनीक और वातावरण, कृत्रिम वातावरण बनाना, ये साहित्य के बूते की बात नहीं थी। ऐसी जगहों पर आकर ही साहित्य की सीमा का पता चलता है, उसकी लिमिटेशंस का पता चलता है और साहित्य से आधार लेकर सिनेमा और कितने रंग भर सकता है ये हम देखते हैं। प्रेमचंद के गोदान पर बनी एक फिल्म
या रेणु की कहानी पर बनी तीसरी कसम, ये इन्होंने दुनिया को कुछ अमर पात्र और चरित्र दे दिए जिसकी चर्चा जन जन में हुई। या महाश्वेता देवी की कहानी पर बनी फिल्म रुदाली थी, अविस्मरणीय है, लोगों के बीच चर्चित है, लोकप्रिय है, ख्यात है। या विमल मित्र के उपन्यास पर बनी साहब बीबी और गुलाम, या टैगोर की कहानी नष्ट नीड़ पर सत्यजीत राय की फिल्म बनी चारुलता। ये सृजन के आयामों को तलाश करती हुई जरूरी फिल्में हैं जो साहित्य पर, साहित्यकारों की कहानियों और उपन्यासों पर बनी। सिनेमा को मंटो का साथ देना पड़ा। मंटो की लेखनी से किसान कन्या, मिर्जा गालिब, बदनाम जैसी फिल्में निकली। प्रेमचंद और अश्क भी, उपेंद्रनाथ अश्क, इस दौर में सिनेमा से जुड़े और मोहभंग के बाद के जो वापस साहित्य की दुनिया में वो प्रवेश कर रहे थे, लौट रहे थे। ख्वाजा अहमद अब्बास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मनोहर श्याम जोशी, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, राम वृक्ष बेनीपुरी, भगवती चरण वर्मा, राही मासूम रजा, सुरेंद्र वर्मा, नीरज, नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, हरिवंश राय बच्चन, कैफी आजमी, शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, इन सब ने समय समय पर हिंदी सिनेमा में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये सब मूल रूप से साहित्यकार रहे हैं। बांग्ला लेखक शरद चंद्र के उपन्यास देवदास पर हिंदी में 4-4 बार फिल्में बनी और सफल भी रहीं। प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत राय ने बिल्कुल इसी नाम से फिल्म बनाई और जो वैश्विक रूप से पूरी दुनिया में सराही गई। या भगवती चरण वर्मा के अमर उपन्यास चित्रलेखा पर भी फिल्म बनी और वो लोगों में सफल रही। तो जनता साहित्य पर आधारित फिल्में देखना चाहती है। जनता अपने भीतर की क्या कह सकते हैं, भीतर की संवेदना को, अपने अनुभवों को, अपनी स्मृतियों को जगाना चाहती है और शिष्ट रुचियों को भी उभारना चाहती है। आप देखें कि जो फिल्में सफल रहीं, जो साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्में सफल रहीं, उन्हें हमेशा आर्ट मूवी के रूप में क्यों देखा गया, पैरेलल सिनेमा के रूप में क्यों देखा गया, या आर्ट फिल्मों के खांचे में रखकर उसे क्यों फिट किया गया, उसे व्यावसायिक या कमर्शियल, जिसे व्यावसायिक हम कह रहे हैं, कमर्शियल और हिट फिल्मों से अलगाव कायम करने का प्रयास क्यों करती रही पैरेलल, समानांतर सिनेमा। ऐसी फिल्मों का आर्थिक पहलू हमेशा प्रश्न चिन्ह में रहा। कमाई के दृष्टि से ऐसी फिल्में बहुत कमाई की दृष्टि से सफल नहीं कही जा सकती, उस पे प्रश्न चिन्ह लगता रहा। फिल्म निर्देशकों ने, फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों पर जितनी फिल्में बनाई वे दरअसल व्यावसायिक दृष्टि से क्षीण रहीं। मैं ये बात आपको बताना चाह रही थी। और धीरे धीरे फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने से परहेज करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बावजूद भी आप देखें तो जब अमिताभ का ज़माना आता है, एंग्री यंग मैन का ज़माना आता है, ऐसे में सत्यजीत राय और मृणाल सेन, कमाल अमरोही, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य, श्याम बेनेगल, एन चंद्रा और मुजफ्फर अली, गोविंद निहलानी, ये सब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने ढंग से साहित्य, सिनेमा और समाज का एक ट्रायंगल तैयार कर रहे थे, एक त्रयी संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और ये सभी चाहे न चाहे, जाने अनजाने आर्ट सिनेमा में बंधने को बाध्य भी हो रहे थे। एक कारण और भी रहा होगा, इस दौरान साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्में एक एक कर असफल होने लगी। प्रेमचंद की रचनाओं पर बनी गोदान हो, सदगति हो, दो बैलों की कथा हो, या फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पर तीसरी कसम हो, या मन्नू भंडारी की रचनाओं पर आधारित यही सच है, आपका बंटी या महाभोज, शैवाल की कहानी पर आई एक फिल्म दामुल, ठीक, और धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित सूरज का सातवां घोड़ा, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर आधारित उसने कहा था। संस्कृति की रचना करने में, दरअसल संस्कृति को उद्घाटित करने में या साहित्य को उद्घाटित करने में सिनेमा को जो व्यावसायिक पक्ष था, वो दरअसल वो जो कहते हैं ना कि व्यापार की बात थी, व्यवसाय की बात थी, वो क्षीण हो रहा था। और आप देखें कि इन फिल्मों का असफल होना, सिनेमा और साहित्य से एक दूरी जो बनने लगी,
ये सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये व्यवसाय जो साहित्य पर आधारित सिनेमा बन रहा था वो उतनी कमाई नहीं कर रहा था जैसा कि व्यावसायिक फिल्में या हिट फिल्में कर रही थी। साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंधों पर अगर बात करें हम, तो गुजराती फिल्म समीक्षक बकुल टेलर, इन्होंने एक सारगर्भित टिप्पणी की और इनका क्या कहना था, इसको आप नोटिस में लें कि साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्में अपने आप में अच्छी हों ना हों, अच्छी नहीं होंगी ऐसा कभी नहीं होता, अच्छी होती हैं वे, पर वास्तविकता यह है कि साहित्यिक कृति का सौंदर्य शास्त्र और सिनेमा का सौंदर्य शास्त्र दोनों अलग अलग है। सिनेमा सर्जक भी है, साहित्य कृति के पाठक के रूप में साहित्यिक आस्वाद को परोसने में मैंने कहा कि सिनेमा का सौंदर्य शास्त्र और साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अलग अलग होता है। और सिनेमा सर्जक भी, जो सिनेमा निर्माता हैं, साहित्यिक कृति के पाठक रूप में साहित्यिक आस्वाद तत्वों पर मुग्ध होकर उन्हें सिनेमैटिक रूपांतरण किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। बंकिम चंद्र की कृति पर बनी आनंद मठ, या विमल मित्र कृत साहब बीबी और गुलाम, या आर के नारायण के अंग्रेजी उपन्यास पर बनी गाइड, उड़िया लेखक फकीर मोहन सेनापति की रचना पर बनी 2 बीघा जमीन और मिर्जा हादी की उर्दू कृति पर बनी उमराव जान फिल्मों की सफलता का सबसे बड़ा कारण परिवेश की सम अनुरूपता। जो परिवेश साहित्य में पाया जा रहा था, फिल्म निर्माताओं ने भी बिल्कुल उसी परिवेश का निर्माण किया, उसी परिवेश को बनाया। तो आप देखें कि चलचित्र और साहित्य, सिनेमा और साहित्य के अंतर संबंध पर बहुत से विचारक, पश्चिम के विचारक, भारतीय विचारक अपना अपना मत देते रहे हैं। फिल्म और साहित्य के परस्पर लगाव का प्रश्न सदैव जीवंत रहा। इस संबंध को विकसित करने में, चाहे वो गीत संगीत है, कविता, नाटक, उपन्यास, इन सब पर लगातार चर्चा होती रही। लेकिन फिल्में केवल उपन्यासों पर नहीं बनती, कहानियों, कथाओं पर भी बनाई गईं। संपादक मारियर शामसी ने सिनेमा की यांत्रिकी, कला और तकनीकी का मेल मानते हुए लिखा, सिनेमा इज हाईली मैकेनिकल मीडियम. It uses many mechanical devices like cameras, microphones, dubbing machines, editing machines, etc. Film is product of interaction between machines, artistic and technical people. ठीक. और वे आगे फिर लिखते हैं कि in the beginning it was considered as a medium of cheap entertainment, but now it was came to be considered as an art form. Intellectual and serious thinkers have associated themselves with cinema. तो अब आप देखें कि कला प्रयास है, कला प्रयोग है, कला सृष्टि है और जीवन है, और रंग कला भी इसी अर्थ में एक उत्सव के रूप में, एक अनुष्ठान के रूप में जीवनदायिनी है, जीवनमय है, जीवंत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनेक कथाकृतियाँ रंगमंच और सिनेमा के माध्यमों में, वो सिनेमा के माध्यमों में रूपांतरित होती गई। कहानियाँ, उपन्यास की बात नहीं कर रहे, और कई सी कथाकृतियाँ और रंगमंच, ये सब सिनेमा के प्रबुद्ध अभिनेता, आप देखें बलराज साहनी कहते हैं कि फिल्म कला को ऑपरेशन टेबल पर रखिए, उसकी चीरफाड़ कीजिए, तो पता चलेगा कि फिल्म कला दरअसल एक कला का नाम नहीं, अनगिनत कलाओं के समूह का नाम है। ठीक ऐसे ही डॉक्टर नॉल्डेज जॉनस्टन के अनुसार सिनेमैटिक अडॉप्शन ऑफ बुक्स, प्लेयर्स, पोएम्स, डायरीज एंड कॉमिक डेमोन्स्ट्रेट फिल्म प्रोफ्यूज influences on print media. In addition to book adoption, film is able to extend the run of play indefinitely through its cinematic adoption of it. तो सिनेमा मनुष्य की कला के साथ अंतर संबंध का दृश्य रूप है, यानी मनुष्य का कलाओं से जो अंतर संबंध है, या साहित्य जो मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है, साहित्य और सिनेमा का जो अंतर संबंध है, ये मनुष्य के जीवन का एक सुंदर रूप है, चुना हुआ रूप है, और सुंदर चुने हुए विवेक को हम सिनेमा कहेंगे।
तो आज हमने थोड़ा सा ये जाना कि साहित्य, सिनेमा और संस्कृति का बीच का क्या संबंध है। आज हमने ये जाना कि कहानियों, उपन्यासों और नाटकों पर आधारित या साहित्य पर आधारित सिनेमा का जनमन में किस तरह का प्रचार प्रसार हुआ। और आज हमने जाना कि तमाम विद्वानों और चिंतकों ने इसे किस किस रूप में लिया है। अगली लेक्चर सीरीज़ में मैं दूसरी सीरीज़ रखूँगी इन साहित्य पर आधारित कुछ ज़रूरी सिनेमा को उस पर व्याख्यान करूँगी। बहुत शुक्रिया।